अगर कोई कल्पना करे हम्म कि सिर पर लकड़ी का एक बेहद भारी मुकुट रखा है, इतना भारी कि शायद उसके वजन से ही सिर दर्द होने लगे। और चेहरे पर एकदम गाढ़ा हरा रंग पोता गया हो। हाँ बिल्कुल। और फिर सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियों और हाथों की उंगलियों की मदद से किसी महाकाव्य के 10 घंटे लंबे युद्ध की कहानी सुनाई जा रही हो। सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म का दृश्य लग सकता है ना? लेकिन असल में ये सदियों पुरानी वो सच्चाई है जिसे हम भारतीय नृत्य कला कहते हैं। आज की इस खास चर्चा में, या कहूँ कि इस डीप डाइव में, हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास अध्ययन सामग्री के रूप में कुछ बेहद दिलचस्प विजुअल नोट्स हैं, कुछ नक्शे हैं। चित्र भी है। हाँ, चित्र भी हैं, जो भारत के नृत्यों को मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बांटते हैं, शास्त्रीय परंपराएं और लोक परंपराएं। एग्जैक्टली। और हमारा मकसद सिर्फ एक बोरिंग सी सूची पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जो शारीरिक गतियां हैं, ये हमारे अतीत की कौन सी परतें खोलती हैं। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि जानकारी का ये जो खजाना है, ये उन सब के लिए बहुत जरूरी है जो भारत की सांस्कृतिक वास्तुकला को समझना चाहते हैं। अगर हम स्रोत में दी गई सबसे बुनियादी अवधारणा से बात शुरू करें, तो भारतीय नृत्य के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है शास्त्रीय नृत्य, यानी क्लासिकल डांस, और विजुअल नोट्स में इसके लिए घुंघरू का प्रतीक इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है और अत्यधिक नियमबद्ध है। मतलब इसमें एक कड़ा अनुशासन है। सही बात है। और जो दूसरा स्तंभ है वो है लोक नृत्य या फोक डांस। इसके लिए नोट्स में ढोल और नाचते हुए लोगों का चित्र है, जो इसकी क्षेत्रीयता, इसकी तेज गति और असीम ऊर्जा को दर्शाता है। इन नोट्स को देखते हुए ना, मेरे दिमाग में एक तुलना आ रही है। मैं सोच रही थी कि क्या हम शास्त्रीय नृत्य को एक कठोर व्याकरण वाली भाषा की तरह देख सकते हैं? कठोर व्याकरण? ओहो, समझाएं जरा। जैसे संस्कृत या लैटिन भाषा होती है, जहाँ हर एक शब्द, हर एक मात्रा का अपनी एकदम सही जगह पे होना अनिवार्य है। आप नियम नहीं तोड़ सकते। अच्छा, हाँ। और दूसरी तरफ जो लोक नृत्य है, वो किसी जीवंत स्वतंत्र बोली की तरह है, जो बस दोस्तों के बीच बोली जाती है, जहाँ व्याकरण से कहीं ज्यादा भावनाओं का सीधा बहाव मायने रखता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो इस पूरे विषय का सारी पकड़ लेती है। शास्त्रीय नृत्य में बिल्कुल किसी सख्त व्याकरण की तरह हाथों की एक मुद्रा होती है, जिन्हें हम हस्तमुद्रा कहते हैं। बिल्कुल। हस्तमुद्राएं और आंखों की गति, इन सब का एक तय अर्थ होता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे सदियों तक बिना किसी बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गढ़ा गया था। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आजकल तो हमारे पास रिकॉर्डिंग के साधन हैं। अगर हमें किसी चीज की नकल करनी हो, तो हम आसानी से एकदम सेम टू सेम ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, आज को बस एक बटन दबाया और सेम टू सेम ऑडियो या वीडियो मिल गया। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एकदम सटीक जानकारी पहुंचाने का एकमात्र साधन मानव शरीर ही था। कोई सेम टू सेम ऑडियो नहीं था जो गुरु अपने शिष्य को दे सके। एग्जैक्टली। शरीर ही रिकॉर्डिंग डिवाइस था, इसीलिए वो कठोर अनुशासन जरूरी था। जबकि लोक नृत्य वो स्वतंत्र बोली है जो समय और मौसम के साथ स्वाभाविक रूप से अपना रूप बदल लेती है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। कैसी उलझन? अगर शास्त्रीय नृत्य में सब कुछ इतने सख्त नियमों और व्याकरण में बंधा है, तो फिर इसमें कलाकार की अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी वो कहाँ बची? क्या मंच पर नृत्य करने वाला कोई कलाकार सिर्फ एक रोबोट की तरह पुराने नियमों का पालन कर रहा है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असल में जो स्वतंत्रता है ना, वो उसी व्याकरण के भीतर मौजूद है। अच्छा, वो कैसे? इसे इस तरह समझ लीजिए कि एक कवि के पास कविता लिखने के लिए छंद और मात्राओं के सख्त नियम होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन उन नियमों के भीतर वो प्रेम, क्रोध या दुख की कोई भी भावना व्यक्त कर सकता है। शास्त्रीय नृत्य में ढांचा तो तय है, लेकिन अभिनय यानी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है, वो पूरी तरह से नर्तक की अपनी आत्मा से निकलती है। मतलब नियम सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं। एकदम सही। एक ही कृष्ण की कहानी को 10 अलग अलग नर्तक अपने अपने अनूठे भावों से प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुशासन उन्हें सीमित नहीं करता, बल्कि उनकी भावनाओं को गहराई देता है। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है, अनुशासन से मिली गहराई। तो चलिए इसी नियमबद्ध कला के व्याकरण से शुरू करते हैं। नोट्स में एक नक्शा है जो हमें सीधे दक्षिण भारत की ओर ले जाता है। हाँ, उस नक्शे में तमिलनाडु को प्रमुखता से दिखाया गया है
और ऐसा लगता है कि हमारी कुछ सबसे पुरानी शास्त्रीय जड़ें वहीं एकांत मंदिरों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार तमिलनाडु का भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन? हाँ, ये वो नींव है जिस पर बहुत सी अन्य परंपराएं विकसित हुईं। ये मंदिरों के भीतर देवदासियों की एकांत प्रार्थना से शुरू होकर आज दुनिया भर के विशाल मंचों तक पहुंचा है। और इसमें ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा, शरीर एकदम सीधी रेखाओं और त्रिकोणों में चलता है। हाँ, उनकी मुद्राएं बहुत स्पष्ट और तीखी होती हैं। बिल्कुल। अब अगर हम तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर आंध्र प्रदेश की ओर चलें तो ये नक्शा हमें कुचिपुड़ी तक ले जाता है। कुचिपुड़ी, इसके विजुअल में नाटक के मुखौटे बने हैं, जो मेरे लिए एक नया तथ्य था। मतलब मैंने नोट्स में स्पष्ट रूप से देखा कि कुचिपुड़ी में सिर्फ शुद्ध नृत्य नहीं है। हाँ, उसमें अभिनय भी है। अभिनेता भी है जो मंच पर बोलते हुए या गाते हुए कहानी के किरदार को पूरी तरह से जीता है। वो एक चलता फिरता थिएटर है, समझ लीजिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम थोड़ी दूर दक्षिण पश्चिम में केरल की तरफ जाएं तो वहां भूगोल का एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। विरोधाभास मतलब एक ही राज्य में? हाँ, एक ही राज्य, एक ही तरह का मौसम, एक ही समाज, लेकिन इसने दो बिल्कुल विपरीत शास्त्रीय नृत्य शैलियों को जन्म दिया है। ओहो, हाँ, मैंने भी नोट्स में इस बात को करीब से देखा था। एक तरफ केरल का कथकली है, जिसका विजुअल वही भारी मुकुट और हरे रंग का मेकअप वाला चेहरा है जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था। बिल्कुल वही वाला। और दूसरी तरफ उसी राज्य से मोहिनी अट्टम आता है, जिसके लिए एक बेहद मुलायम पंख का चित्र इस्तेमाल किया गया है, जो ये बताता है कि ये बहुत ही कोमल और धीमा नृत्य है। एकदम सही। मुझे समझ नहीं आता कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र से दो इतनी अलग-अलग भावनाएं पैदा कैसे हो सकती हैं। मतलब एक बेहद आक्रामक और नाटकीय और दूसरा बहती हुई शांत नदी की तरह। ये सवाल बहुत लाजमी है और इस पहेली का जवाब इस बात में छिपा है कि उन नृत्यों के माध्यम से कौन सी कहानी सुनाई जा रही थी और किस माहौल में सुनाई जा रही थी। माहौल से आपका क्या मतलब है? देखिए, कथकली को आप प्राचीन भारत का IMAX 3D अनुभव मान सकते हैं। IMAX 3D प्राचीन भारत में? बिल्कुल। इसे रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे किया जाता था और रोशनी के नाम पर केवल टिमटिमाते हुए तेल के दिए होते थे। अब आप खुद सोचिए, उस कम रोशनी में पीछे बैठे सैकड़ों दर्शकों को देवताओं और राक्षसों के बीच का भयंकर युद्ध कैसे दिखेगा? ओ, तो वो भारी मेकअप और बड़े-बड़े चेहरे के भाव इसलिए बनाए गए थे ताकि वो अंधेरे में भी दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई दें। एग्जैक्टली। उन महाकाव्यों की विशालता और उस नाटकीय माहौल को स्थापित करने के लिए वो भारीपन, वो रंग और वो आक्रामकता बहुत जरूरी थी। और मोहिनी अट्टम के मामले में? इसकी विपरीत मोहिनी अट्टम स्त्रीत्व की कोमलता, करुणा और सुंदरता की सूक्ष्म अभिव्यक्ति का माध्यम था। इसे बहुत करीब से सूक्ष्मता से देखने के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो इसलिए वो इतना धीमा और कोमल। हाँ, तो दोनों एक ही जगह से आते हैं, लेकिन उनकी कहानी और उनके दर्शक ने उनके माध्यम को पूरी तरह से बदल दिया। ये तो एक शानदार आहा मोमेंट है। माध्यम कहानी की जरूरत के हिसाब से तय होता है। बिल्कुल। तो दक्षिण भारत के इन प्राचीन मंदिरों और नाटकीय कलाओं को समझने के बाद नक्शा हमें उत्तर और पूर्व की ओर ले जाता है। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे भूगोल और धर्म ने नियमों को नए सांचों में ढाला। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां से कत्थक आता है। हाँ, कत्थक। ये शब्द ही कथा से बना है, यानी कहानी कहना। ये उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। विजुअल नोट्स में कत्थक के साथ एक घूमते हुए लट्टू का चित्र है। लट्टू का? हाँ, समझ गया। और लिखा है कि कथक की सबसे बड़ी खासियत घूमना यानी चक्कर लगाना है। लेकिन मुझे इसके पीछे का विज्ञान और इतिहास समझना है। ये चक्कर लगाना केवल एक तकनीकी करतब तो नहीं हो सकता है ना? इसके पीछे क्या कारण है? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। ये सिर्फ कोई कर्तव्य नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन भी है और विज्ञान भी। दर्शन कैसा? इतिहास की दृष्टि से देखें तो कत्थक पर सूफी संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सूफी दरवेशों का वो जो घूमना होता है ना, जो उन्हें एक ट्रांस या ध्यान की अवस्था में ले जाता था, वो कथक का एक अहम हिस्सा बन गया। ओहो, मतलब ये ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका था। बिल्कुल। और अगर वैज्ञानिक रूप से देखें, आप सोचिए, एक नर्तक लगातार इतने तेज चक्कर कैसे लगा लेता है कि उसे चक्कर ना आए और वो गिरे नहीं। हाँ, कोई आम इंसान तो 2-4 चक्कर में ही गिर जाएगा। तो इसके लिए वे स्पॉटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। स्पॉटिंग? हाँ,
घूमते समय उनकी आंखें दर्शकों के बीच या सामने किसी एक बिंदु पर टिकी होती हैं। उनका शरीर तो घूम जाता है, लेकिन सिर सबसे अंत में घूमता है। अच्छा, और सबसे पहले उसी बिंदु पर वापस आ जाता है। इससे उनका दिमाग कंफ्यूज नहीं होता। ये तो कमाल का शारीरिक संतुलन है। अब अगर हम संतुलन की ही बात कर रहे हैं, तो नक्शे में थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, ओडिशा की तरफ। वहाँ ओडिसी नृत्य मिलता है। ओडिसी बहुत ही सुंदर नृत्य है। नोट्स में लिखा है कि ओडिसी की जो मुद्राएं हैं वे बिल्कुल मंदिरों की मूर्तियों जैसी दिखाई देती हैं। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे पत्थर की कोई प्राचीन मूर्ति अचानक जीवंत हो उठी हो, उसने एक पल के लिए सांस ली हो और फिर से एक नई मुद्रा में पत्थर की तरह स्थिर हो गई हो। आपने इसे एकदम सही ढंग से महसूस किया है। ओडिसी का सारा सौंदर्य उसकी त्रिभंगी मुद्रा में छुपा है। त्रिभंगी मतलब 3 हिस्सों में बटा हुआ। हाँ, त्रिभंगी यानी शरीर के 3 हिस्सों सिर, छाती और पेल्विस से मोड़ना। ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि ये शरीर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के साथ एक बहुत ही जटिल खेल है। ये ठीक उसी तरह का संतुलन है जो ओडिशा के प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में दिखता है। ये ऐसा लगता है जैसे नर्तक अपने शरीर के जरिए एक चलते फिरते मंदिर का निर्माण कर रहा हो। वाओ! और पूर्व की ही बात करें तो हमारे पास 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं। एक है मणिपुर का मणिपुरी नृत्य। हाँ, जिसके विजुअल में बांसुरी और मोर पंख है, जो स्पष्ट रूप से राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं की ओर इशारा करता है। और दूसरा है असम का सत्रिया नृत्य। नोट्स विशेष रूप से बताते हैं कि सत्रिया धार्मिक मठों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो सत्रिया और मणिपुरी दोनों इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि शास्त्रीय नृत्य केवल राजाओं या दरबारों के मनोरंजन के लिए नहीं बने थे। अच्छा, सत्रिया जैसे नृत्यों के मामले में ये भक्ति का एक कड़ा नियमबद्ध मार्ग था। ये प्रार्थना करने का एक पूरी तरह से शारीरिक तरीका था, जहां आप अपने शरीर को ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो अगर हम एक बार इस पूरे नक्शे को समेटें तो हमारे पास 8 मजबूत शास्त्रीय स्तंभ हैं। उत्तर प्रदेश का कथक, असम का सत्रिया, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और केरल के 2 नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। बिल्कुल सही। ये 8 कलाएं हमारी सांस्कृतिक वास्तुकला की नींव है। लेकिन अब नोट्स में एक बहुत ही आकर्षक विजुअल आता है जो इस चर्चा का गियर पूरी तरह से बदल देता है। एक कार के स्पीडोमीटर का चित्र बना है। हाँ, वो स्पीडोमीटर वाला चित्र वो पूरी कहानी को एक झटके में समझा देता है ना? वो सुई जो पहले नीले रंग के क्षेत्र में थी, जहां शास्त्रीय या नियमबद्ध लिखा है, वो सुई अचानक तेजी से घूमकर लाल और नारंगी रंग के क्षेत्र में चली जाती है। वहां एक बड़ा सा बबल है जो कहता है लोक नृत्य थोड़ा तेज और एनर्जेटिक। मुझे लगता है कि ये बदलाव केवल गति का नहीं है, ये समाज की जरूरत का बदलाव है। आप इसे कैसे देखते हैं? थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए किसी को दसियों साल तक गुरु के पास बैठकर उस कड़े व्याकरण को सीखना पड़ता है ना? बिल्कुल, लंबा समय लगता है। लेकिन आम इंसान का क्या? एक किसान जो अपनी महीनों की मेहनत के बाद खेत में लहलहाती फसल देखता है, वो अपनी खुशी जताने के लिए 10 साल तक व्याकरण सीखने का इंतजार नहीं कर सकता। सही बात है। उसे उसी वक्त उसी क्षण अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए एक माध्यम चाहिए था। और मुझे लगता है कि वहीं से लोक नृत्य की उस असीम अनियंत्रित ऊर्जा का जन्म हुआ। ये एकदम सही विश्लेषण है। मेरा मानना है कि लोक नृत्य सीधे मिट्टी की उपज हैं। वे रोजमर्रा के जीवन, फसलों की कटाई और मौसम के बदलने पर समाज की एक बहुत ही सहज प्रतिक्रिया है। अगर हम नोट्स में लोक नृत्यों के इस हिस्से को देखें तो ये किसी राज्यवार सूची की तरह नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों के पैटर्न की तरह दिखता है। उदाहरण के लिए, जैसे शारीरिक श्रम और समुदाय के उत्सव का पैटर्न। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा ले लीजिए। हाँ। भांगड़े में वो जो दोनों हाथ उठाकर हवा में ऊंचे कूदने वाले कदम होते हैं, वे अचानक नहीं बने हैं। क्या वे असल में खेत में गेहूं की फसल काटने या काम करने वाले शारीरिक श्रम की नकल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। वो उच्च ऊर्जा वाली छलांग फसल की कटाई से होने वाली शारीरिक थकावट को एक सामूहिक ऊर्जा में बदल देती है। पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश का नाटी नृत्य भी यही करता है। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक अटूट श्रृंखला बनाते हैं जो पहाड़ों के कठिन जीवन में
एक दूसरे पर उनकी निर्भरता और जुड़ाव को दिखाता है। वाओ, ये बहुत गहरा अर्थ है। फिर एक दूसरा पैटर्न उभरता है, प्रकृति के साथ सीधा संवाद। हाँ, कालबेलिया नृत्य मिलता है। कालबेलिया, हाँ। ये नृत्य अपनी सांप जैसी घुमावदार गतियों के लिए मशहूर है, जो सीधे तौर पर सपेरा जनजाति के उनके पर्यावरण के साथ रिश्ते को दिखाता है। इसी तरह पूर्व में आदिवासियों का संताली नृत्य है, जो जंगल और प्रकृति की लय के साथ एकदम तालमेल में होता है। बिल्कुल सही। और एक तीसरा पैटर्न भी है, कहानियों को आम आदमी तक पहुंचाना। अच्छा। दक्षिण भारत में कर्नाटक का यक्षगान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यक्षगान के बारे में जो विवरण नोट्स में है, वो सुनकर मुझे ये किसी ओपन एयर रॉक ओपेरा जैसा लगता है। रॉक ओपेरा हाँ, कह सकते हैं। मतलब भारी भरकम वेशभूषा, ढोल की तेज आवाज और रात भर चलने वाला पौराणिक नाटक। ये वास्तव में एक रॉक ओपेरा जैसा ही है। और उत्तर प्रदेश की रासलीला या गुजरात का गरबा भी इसी श्रेणी में आते हैं। हाँ। एक विशिष्ट वर्ग द्वारा संरक्षित रहे। हाँ। वहीं इन लोक नृत्यों ने क्या किया? उन्होंने समाज के हर तबके को एक साथ ला खड़ा किया। खेतों में काम करने वाले मजदूर से लेकर गांव के मुखिया तक गरबा या नाटी में सब एक ही घेरे में एक ही ताल पर नाचते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि लोक नृत्य समाज को जोड़ने वाला एक महान उपकरण रहे हैं। बिल्कुल। तो जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए इन सभी बातों को समेटना काफी दिलचस्प होगा। हमने भारत की सांस्कृतिक वास्तुकला के जिन मुख्य स्तंभों पर बात की, वे सिर्फ याद रखने वाले तथ्य नहीं है, बल्कि वे चश्मे हैं जिनसे हम भारत को देख सकते हैं। सही कहा। तो इस सब का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो नियमबद्ध व्याकरण है। भरतनाट्यम जैसी प्राचीन जड़ें हैं, कथकली जैसा प्राचीन IMAX 3D अनुभव है, और कथक जो उत्तर भारत से है, और फिर वो स्पीडोमीटर जो टूटकर लोक नृत्यों की असीम ऊर्जा की ओर भागता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारत ने अपने इतिहास, अपनी कहानियों, अपने विज्ञान और अपने दर्शन को सिर्फ किताबों के पन्नों या पत्थर के शिलालेखों पर नहीं लिखा। उसने अपनी पूरी सभ्यता को जीवित इंसानी शरीरों में, हस्तमुद्राओं में, गुरुत्वाकर्षण के साथ खेलते कदमों में और ढोल की लय में सहेज कर रखा है। शरीर खुद एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। वाओ! जब कोई कथक के चक्कर लगाता है या कालबेलिया की तरह बल खाता है, तो वो केवल नाच नहीं रहा होता, वो सैकड़ों सालों के इतिहास को अपने शरीर के जरिए एक बार फिर से जीवित कर रहा होता है। शरीर एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में, ये तो एक ऐसा नजरिया है जो कला को देखने का मेरा पूरा चश्मा ही बदल देता है। बिल्कुल। इस गहरी समझ के बाद, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। कोई भी इस पर सोच सकता है। आज के इस तेज तरार डिजिटल युग में, जहां हर चीज केवल 15 सेकंड के वर्टिकल वीडियो तक सिमट गई है, जहां हर हफ्ते इंटरनेट पर एक नया डांस ट्रेंड आता है और फिर गायब हो जाता है। हाँ, हर हफ्ते कुछ नया होता है। तो अगर कोई आज से 500 साल भविष्य की कल्पना करे, तो आज की ऐसी कौन सी आधुनिक शारीरिक अभिव्यक्ति या नृत्य शैली होगी जिसे आने वाली पीढ़ियां एक शास्त्रीय कला का दर्जा देंगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज हमारे पास कोई ऐसा अनुशासन, कोई ऐसी गहराई है जो सदियों के थपेड़े सहकर भी टिक सके? ठीक वैसे ही जैसे ये 8 शास्त्रीय नृत्य टिके रहें, या फिर हम सिर्फ डिजिटल दुनिया में क्षणिक खुशियों के छोटे छोटे वीडियो ही पीछे छोड़कर जाएंगे? इस खुले और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।